स्टूडेंट्स, आज त्रिविम रसायन वाला चैप्टर चालू करते हैं अपन। बेटा मैंने तुम्हें 11वीं क्लास में भी ये पूरा पढ़ा दिया था, जिसमें अपने समाव्यवस्था था। समाव्यवस्था के अंदर भी अपन ने बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं, संरचनात्मक और त्रिविम समाव्यवस्था। तो ये वाला जो पार्ट था वो अपने जूनियर में था, और ये वाला जो पार्ट है वो अपने सीनियर में है। तो अपन ने 11वीं क्लास में ही ये वाला और ये वाला दोनों मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। फिर भी मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ, ताकि एक बार और रिपीट करने पर आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा सबसे पहले जैसे अपन ने बताया था कि समाव्यवस्था का मतलब क्या होता है। समाव्यवस्था का मतलब वो होता है जिसमें अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र या परमाणु या समूहों की अंतरिक्ष में व्यवस्था असमान होती है। ऐसे यौगिक एक समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को समाव्यवस्था कहते हैं। देखो बेटाओ, जब संरचना सूत्र और अंतरिक्ष में व्यवस्था अलग अलग होती है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। देखिए एक चीज और बेटाओ, इसमें से ये 3 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3, 1, 2, 3, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है। और हर प्रश्न का आंसर एक लाइन का होता है, जिसमें अपन को एक शब्द में अपन को आंसर देना पड़ता है, चाहे वो समावयवी में से पूछे, चाहे वो परिभाषा पूछे, चाहे वो अंतर पूछे। तो अब 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। जैसे इस साल की यदि अपन बात करें कि 2020 में इसी साल सवाल जो आया था वो ये था कि प्रकाशित समाव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। प्रकाशित समाव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो ये भी कितने नंबर का था? 1 नंबर का। 2019 की यदि अपन बात करें तो उसमें एक सवाल ये था कि विन्यासी और संरूपण में अंतर लिखिए। तो वो भी अपन को एक लाइन में ही लिखना था, और वो भी कितने नंबर का था? 1 नंबर। तो देखो बेटा, इस पार्ट के अंदर हर प्रश्न एक एक नंबर का आता है और अपन को ज़्यादा डिटेल से भी नहीं लिखना पड़ता है। केवल अपन को जो उसका लॉजिकल कारण होता है वही कारण अपन को लिखना है। अर्थात प्रश्न में जो पूछा जाएगा केवल अपन को उतना ही आंसर लिखना है। ये नहीं कि 1 नंबर का सवाल है अपन 4 लाइन में लिखे या 3 लाइन में लिखे, जो उसका रियल आंसर है अपन को वही लिखना है। तो देखो बेटा, अपन चालू करते हैं कि समाव्यवस्था अपन ने बताई दी कि जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र या परमाणु या समूहों की अंतरिक्ष में व्यवस्था असमान होती है, ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं, और इस गुण को अपन समाव्यवस्था कहते हैं। समाव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समाव्यवस्था और त्रिविम समाव्यवस्था। संरचनात्मक समाव्यवस्था अपन ने बताया जिसमें यौगिक की संरचना अलग अलग होती है और अणु सूत्र सभी के समान होते हैं। तो अणु सूत्र समान है लेकिन संरचनाएं अलग अलग होती है, इसलिए ये भी 5 प्रकार की होती है, जो अपन ने 4वीं क्लास में तुम्हें पूरी पढ़ा दी है। दूसरी है त्रिविम समाव्यवस्था। त्रिविम समाव्यवस्था, त्रिविम का मतलब होता है 3D, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, अर्थात अंतरिक्ष। तो अब इसमें परमाणु या समूहों की अंतरिक्ष में जो व्यवस्था है वो कैसे होती है? असमान होती है। वह समाव्यवस्था त्रिविम समाव्यवस्था कहलाती है। तो इसकी अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह समाव्यवस्था जिसमें यौगिकों के अणु सूत्र तो कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु अथवा समूहों की अंतरिक्ष में व्यवस्था असमान होती है, त्रिविम समाव्यवस्था कहलाती है। त्रिविम समाव्यवस्था 2 प्रकार की होती हैं, विन्यासी और संरूपण। देखो बेटा, विन्यासी के अंदर अपन ने जैसे ये पढ़ा था कि एक ज्यामिति है, और ये भी 2 प्रकार की होती है, ज्यामिति और प्रकाशिकी। ज्यामिति के अंदर अपन ने पढ़ा था बेटा सिस और ट्रांस, और प्रकाशिकी के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे DL भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्मॉल DL भी होता है, RS भी होता है। तो ये बेटा चाहे वो कैपिटल DL कह लो, स्मॉल DL होते हैं, कैपिटल RS होता है, और सिस और ट्रांस होते हैं। ये विन्यास कहलाते हैं, अणु के विन्यास होते हैं। तो देखो बेटा, विन्यासी समाव्यवस्था की जो परिभाषा है वो भी यही की यही होती है।
जिसमें परमाणु अथवा समूह की अंतरिक्ष में व्यवस्था कैसे होती है, अलग अलग होती है। अर्थात विन्यासी समावयवता की परिभाषा पूछे, चाहे त्रिविम समावयवता की परिभाषा पूछे, सेम एक जैसी लिखनी है अपन को। वह समावयवता जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु अथवा समूह की आकाशीय व्यवस्था या अंतरिक्ष में व्यवस्था असमान होती है, वो समावयवता भी क्या कहलाती है, विन्यासी समावयवता कहलाती है। एक चीज और बेटा, विन्यासी समावयवता में चाहे सिस को तुम ट्रांस में चेंज करो या फिर ट्रांस को सिस में चेंज करो, इसके लिए कम से कम अपन को 100 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल डी को कैपिटल एल में करो या स्मॉल डी को स्मॉल एल में करो या आर को एस में करो या सिस को ट्रांस में करो, इसके लिए पुराने बॉन्डों को तोड़ना पड़ता है और नए बंधों का निर्माण होता है, जिसके लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर बात ये कि इसमें एक विन्यास को दूसरे विन्यास में आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जबकि संरूपण जो समावयवता है या संरूपण जो समावयवी होते हैं, उन्हें एक दूसरे में आसानी से चेंज किया जा सकता है। अर्थात ये कमरे के ताप पर ही एक दूसरे में आसानी से चेंज हो जाता है। तो 2019 का जो सवाल था, 2019 का जो सवाल ये था वो यही था कि इन दोनों में क्या अंतर है, विन्यासी और संरूपण समावयवता में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि विन्यासी समावयवता के अंदर एक विन्यास को दूसरे विन्यास में आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि संरूपण समावयवी को आसानी से चेंज किया जा सकता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें कमरे के ताप पर चेंज नहीं किया जा सकता और संरूपण समावयवियों को कमरे के ताप पर आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो बस अपन को इतना सही लिखना है। अब बारी आती है कि विन्यासी समावयवता के प्रकार, ज्यामिति और प्रकाशिक। और ज्यामिति तो देखिए बेटा, ज्यामिति समावयवता में ज्यामिति समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक। ज्यामिति समावयवता में देखो बेटाओ, जैसे अपन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन जो घुमाएंगे तो वो रोटेट हो जाएगा, परमाणु या समूह आसानी से घूम जाएंगे। लेकिन माना अपन ने 2 पाइप लगा दिए या 2 कील लगा दिए और फिर अपन उसको घुमाते हैं तो वो रोटेट नहीं होता है, मतलब उनका घूमना रुक जाता है। इसी प्रकार बेटा ज्यामिति जो समावयवता है वो द्विबंध वाले यौगिकों में पाई जाती है, क्योंकि जिसमें द्विबंध होता है उसमें परमाणु या समूह स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाते, अर्थात अपन उसे प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। और प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ही 2 प्रकार की समावयवता जन्म लेती है, जिसका नाम है सिस और ट्रांस। तो जिनमें भी प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाएगा उसमें 2 प्रकार की संरचनाएं बनेगी, एक बनेगी समपक्ष और दूसरी बनेगी विपक्ष। सिस का मतलब होता है समपक्ष, जो अपन अभी आगे बताएंगे, और ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष। और डबल बॉन्ड एल्किनों में होता है। दूसरा होता है बेटा ऑक्सीन। ऑक्सीन का जो सूत्र होता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसमें भी प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। और तीसरा होता है साइक्लोएल्केन या एलिसाइक्लिक। इसमें भी क्या होता है बेटा, चक्रीय संरचना के कारण प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, इसलिए इसमें भी 2 प्रकार की संरचनाएं बन जाती है, समपक्ष और विपक्ष। पर ज्यामिति समावयवता के अंदर प्रतिबंधित घूर्णन होता है। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण 2 प्रकार की संरचनाएं बनती है, जिन्हें अपन समपक्ष और विपक्ष कहते हैं। तो ज्यामिति समावयवता दर्शाने वाले जो यौगिक है वो कितने हैं, 3, एल्कीन, ऑक्सीन और तीसरा है साइक्लोएल्केन। तो अपन इनको क्रम से पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, ये प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो संरचनाएं बनती है वो है समपक्ष और विपक्ष। नंबर 1,
ज्यामितीय समावयवता को सबसे पहले अपन देखो एल्कीन में देखते हैं अपन एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के कारण परमाणु या समूह का मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण दो प्रकार की संरचनाएं बनती है, समपक्ष और विपक्ष। इसलिए अपन ज्यामितीय समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। दूसरी बात, अब सवाल ये है कि अपन सिस का यूज कब करेंगे, और दूसरा है अपन ट्रांस का यूज कब करेंगे। सिस का मतलब ये होता है कि बेटा जब समान परमाणु, कैसे परमाणु, समान परमाणु या समूह, समान परमाणु या समूह जब समान दिशा में होते हैं, समान दिशा में, कौन सी दिशा में, समान दिशा में होते हैं, तो अपन सिस का उपयोग करेंगे। अर्थात वो समावयवी क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। जब समान परमाणु या समूह समान दिशा में होते हैं तो वो सिस कहलाएगा, और यदि वो विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो वो ट्रांस कहलाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी की बात करें और एक अपन ने यहाँ लगा दिया HCl और ये Br। तो देखिए बेटा इसमें समान परमाणु कौन से हैं? हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? सिस। और यदि अपन इसी को ऐसे लिखें, H यहाँ लिख दिया, Cl यहाँ लिख दिया, किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं अपन BrH। अब समान परमाणु यदि अपन ने विपरीत दिशा में लगा दिए तो ये समावयवी क्या कहलाएगा? ट्रांस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के जो IUPAC नाम है वो कैसे आएंगे? समान आएंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? देख लो बेटा, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इसके एक नंबर पर भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, और इसके इधर से भी काउंट करें तो इस पर भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन अपन नंबरिंग किधर से करेंगे? क्योंकि ब्रोमो B से चालू होता है और क्लोरो C से चालू होता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग होती है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 और 2। तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथीन। तो ध्यान रखना, इसका नाम भी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथीन है, और इसका नाम भी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथीन है। IUPAC नाम सेम आएगा क्योंकि इसमें अणुसूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन परमाणुओं की जो अंतरिक्ष में व्यवस्था है वो असमान है, और इसीलिए इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं बन जाती है, जिन्हें अपन समपक्ष और विपक्ष समावयवी कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मेलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल का। COOH H और ये H। तो देखो बेटा ये संरचना कैसी है, चाहे H के हिसाब से देख लो, चाहे COOH के हिसाब से देख लो, ये कैसी संरचना है? समपक्ष। और इसी का यदि अपन विपक्ष बना दें, COOH और ये क्या बन गया? विपक्ष। चाहे इसके हिसाब से देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके हिसाब से देख लो, ये कौन सी संरचना है? ट्रांस। एक बात ध्यान रखना, ये जो सिस वाली है वो मेलिक अम्ल कहलाएगी, मेलिक अम्ल, और ट्रांस वाली कहलाएगी फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। IUPAC नाम लिखोगे तो कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटोइन 1,4 डाइकोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नाम? 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, टोइन COOH 1 और 4 पर है, तो 1,4 डाइकोइक अम्ल। तो ब्यूटोइन 1,4 डाइकोइक अम्ल का जो सिस रूप है वो तो क्या कहलाएगा? मेलिक अम्ल, और ट्रांस रूप है वो क्या कहलाएगा? फ्यूमेरिक अम्ल। इसमें क्वेश्चन आता है कि मेलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल के ज्यामितीय समावयवियों को के संरचना सूत्र लिखे। तो ये 1 नंबर में आता है, तो उसमें अपन को संरचना सूत्र बनाने हैं। समकक्ष वाला मेलिक अम्ल होगा और फ्यूमेरिक वाला ट्रांस वाला फ्यूमेरिक अम्ल होगा। आगे चले,
देखिए अब अपन और ले लेते हैं। इसमें देखो इस तारीख में से नाम जो होगा 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन पर कौन आता है, ब्यूट आता है, तो 2 ब्यूटेनॉइक अम्ल। इसे अपन ब्यूट टू इन 1 ओइक अम्ल में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, 2 ब्यूटेनॉइक अम्ल। तो देखो बेटा ये 2 ब्यूटेनॉइक अम्ल का कौन सा रूप हो गया, समकक्ष रूप हो गया। और ये इसी का अपन को ये मैंने विपक्ष रूप लिख दिया, ये मैंने इसका 2 ब्यूटेनॉइक एसिड का अपन ने विपक्ष रूप